हेलो एवरीवन। सो लास्ट क्लास में हमने बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ पढ़ा था। तो आज मैं बाकी की बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ बताऊंगी। सो पहले एक छोटा सा रिकैप ले लेते हैं जो हमने लास्ट क्लासेस में पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट और पर्सन विद डिसेबिलिटी डिपार्टमेंट है, उसने हमारे 3 एक्ट बताए थे, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट, नेशनल ट्रस्ट वाला और एक रिहैबिलिटेशन काउंसिल। उसमें फिर कुछ गाइडलाइंस, कुछ फीचर्स है वो यहाँ पे मेंशन्ड है और ये यहाँ पे हमारी बाकी की बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ है। टोटल हमारी 21 बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ है और ये कुछ कंडीशंस दे रखी है जिसमें उनको लाइक एजुकेशन मिली थी, फ्री एजुकेशन फॉर एज ग्रुप 6 टू 18 ईयर्स वगैरह-वगैरह करके ये बहुत सारी कंडीशंस थी। आई होप आपने इनको याद किया होगा क्योंकि उससे क्या होगा कि आपके लिए आसानी होगी। अगर आपके पेपर में लाइक क्वेश्चन आता है तो आप उसको ईज़िली आंसर कर सकते हो। फिर ये हमारे यहाँ पे 21 डिसेबिलिटीज़ है, बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़, जिसमें ब्लाइंडनेस होता है, लो विज़न होता है। हाँ, और यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहती हूँ, लास्ट टाइम मेरी जो प्रोनंसिएशन थी कुछ डिज़ीज़ की वो गलत थी, वो मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ एक बार। यहाँ पे मैंने इसको बोला था लेप्रोसी, इसको लेप्रोसी नहीं बोलते, इसको लेप्रेसी बोलते हैं, ठीक है? लेप्रेसी क्योर्ड पर्सन, फिर हियरिंग इम्पेयरमेंट, फिर लोकोमोटर डिसेबिलिटी, फिर ड्वार्फिज़्म, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, मेंटल इलनेस, ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर और ये सेरेब्रल पैल्सी नहीं है, ये पॉल्सी है, सेरेब्रल पॉल्सी। और ये है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, इसको बोलते हैं इसमें आई की साउंड आती है डिस्ट्रॉफी। फिर अब हम पढ़ेंगे क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस। तो इसमें हमारे कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस के, जैसे अल्जाइमर डिजीज एंड डिमेंशिया, पार्किंसंस डिजीज, डिस्टोनिया, लू ब्रेक्स डिजीज, हंटिंगटन डिजीज, न्यूरोमस्कुलर डिजीज, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, इसको स्क्लेरोसिस प्रोनाउंस करते हैं, एपिलेप्सी एंड स्ट्रोक। तो ये हमारे एग्जांपल्स दिए हैं किसके, क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस के। आप चाहते हो कि मैं इनके ऊपर डायग्राम शो कर दूं या फिर चलो आगे भी हमने पढ़ ही रहा है तो साथ के साथ में शो करती चलूंगी, पर इसके एग्जांपल दिए गए हैं क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस के। क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस हमारी वो कंडीशंस होती हैं व्हिच आर लॉन्ग टर्म डिसऑर्डर्स दैट अफेक्ट द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स। सो ये क्या होता है, ये टाइम के साथ साथ बढ़ती चली जाती है और उसके कारण एक डिसेबिलिटी का वो रूप ले लेती है, ठीक है? और ये सारे हमारे क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस के एग्जांपल हैं। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी। इट इज अ ग्रुप ऑफ डिसेबलिंग कंडीशंस दैट हैम्पर्स अ पर्सन्स एबिलिटी टू लिसन, थिंक, स्पीक, राइट, स्पेल एंड डू मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। वन और मोर दीज एबिलिटीज मे बी हैम्पर्ड। यहाँ पे स्पेसिफिक जैसे नाम लिखा हुआ है ना कि स्पेसिफिकली कोई एक एक्टिविटी जैसे कि सुनने की, बोलने की या लिखने की या कोई भी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस है वो, और मतलब किसी में भी अगर ऐसी दिक्कत आ रही, कोई डिसेबिलिटी है तो उसको हम स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज के अंदर डालते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जरूरी नहीं कि सिर्फ सुनाई नहीं देता या सोच नहीं सकते, लाइक दोनों चीजें, मतलब मिक्सचर भी हो सकता है कि आपको सुनाई भी नहीं देता और आप लिख भी नहीं पाते हो या बोल भी नहीं पाते हो, मतलब कुछ भी हो सकता है। तो उसको हम किसके टर्म में डालते हो, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज। हमारे स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी के अंदर ये सारे आते हैं, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिसकैल्कुलिया, ठीक है? तो इसमें क्या है कि एक ऐसा न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है जो पर्सन की लाइक एकेडमिक स्किल्स को अफेक्ट करता है, जैसे रीडिंग, राइटिंग, मैथ्स। और ये लाइक लो इंटेलिजेंस या लैक ऑफ एफर्ट या एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से नहीं होता, बट कुछ दिमाग में लाइक समथिंग इज प्रॉब्लम इन ब्रेन फंक्शनिंग, उसकी वजह से ये सारी चीजें होती हैं। जैसे कि इसमें टाइप्स दे रखे हैं स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज की। डिसलेक्सिया, इट इज लाइक डिफिकल्टी इन रीडिंग, स्पेलिंग, रिकॉग्नाइजिंग द वर्ड्स। फिर एक डिस्ग्राफिया होता है, डिफिकल्टी इन राइटिंग, हैंड राइटिंग, ऑर्गेनाइजिंग थॉट्स ऑन पेपर। डिसकैल्कुलिया में अंडरस्टैंडिंग नंबर्स, कैलकुलेशन, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट। जैसे एक मूवी नहीं थी हमारी तारे जमीन पे, उसमें वो जो बच्चा होता है तो उसको लाइक कुछ मैथ्स के कैलकुलेशन से मतलब जो नंबर्स होते थे उससे उसको भी दिक्कत थी, तो वी कैन से कि उसको डिसकैल्कुलिया था। लाइक आई डोंट नो कि स्पेसिफिकली वो डिसेबिलिटी थी या फिर कुछ और था, बट इट इज देयर, राइट? अब हम पढ़ेंगे मल्टीपल स्क्लेरोसिस के बारे में, ठीक है? स्क्लेरोसिस, द इम्यून सिस्टम ऑफ बॉडी अटैक्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जो लाइक इसमें हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है वी से कि अच्छा रहना चाहिए, बट इस केस में क्या होता है कि जो इम्यून सिस्टम होता है वो हमारी सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अटैक करना शुरू करता है, उसके लिए एक प्रॉब्लम बन जाती है, व्हिच आल्सो इंक्लूड्स लाइक ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड। ये हमारा सब कुछ किसके अंदर आता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर आता है। तो जो हमारा इम्यून सिस्टम हमारे ब्रेन को, स्पाइनल कॉर्ड को हैम्पर करता है। एज अ रिजल्ट ऑफ मल्टीपल स्क्लेरोसिस, माइलिन शीट कवरिंग ऑन न्यूरॉन्स गेट्स डैमेज। तो उसके ऊपर जो एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है, माइलिन शीट होती है, वो क्या होती है, वो डैमेज हो जाती है। फिर दिस एक्सपोजेस द नर्व फाइबर एंड कॉजेस प्रॉब्लम इन इन्फॉर्मेशन फ्लो थ्रू नर्व्स। इसकी वजह से क्या होता है, जो नर्व फाइबर होते हैं उसमें भी लाइक दिक्कत आ जाती है, वो भी डैमेज हो जाती है और जो इन्फॉर्मेशन फ्लो होती है नर्व्स के थ्रू वो नहीं हो पाती है। सो विद टाइम मल्टीपल स्क्लेरोसिस कैन लीड टू परमानेंट डैमेज टू नर्व्स। और समय के साथ साथ ये जो नर्व्स पे जो इसका इफेक्ट पड़ता है वो और भी ज्यादा खराब हो जाता है। अभी इसका मैं डायग्राम दिखा देती हूँ आपको। सी इसमें भी मेंशन है कि इट इज अ क्रोनिक लॉन्ग लास्टिंग autoimmune disorder that mainly affects the central nervous system by demyelination. This means the body's immune cells attack the myelin, which acts as the protective nerve coating and is essential for brain signal transmission. तो आप इसे देखो पढ़ भी सकते हो, इस पे जो लिखा हुआ है। इसकी वजह से क्या होता है, जो इन्फॉर्मेशन ट्रैवल करती है नर्व्स के थ्रू वो नहीं हो पाती है, ठीक है? और एग्जांपल्स देख लेते हैं हम। ये रहा नर्व अफेक्टेड बाय दी, एक दे रखा है हेल्दी न्यूरॉन, तो उसमें देखो इजीली हमारी इन्फॉर्मेशन फ्लो करेगी, लेकिन जो हमारा डैमेज्ड वाला एरिया उसको देखो, उसमें वो कैसे कैसे ब्रेक ब्रेक होके जा रहे हैं सिग्नल। तो आपको लगता है कि आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलेगी, नहीं ना? सो यही चीज़ है इस पे। और इसकी इम्पैक्ट क्या होता है, लाइक कैसे पता लगाओगे कि यार इस इंसान को मल्टीपल स्क्लेरोसिस है? लाइक अगर इनकी विजन चेंज हो रही है या फिर मसल वीक हो रही है, स्टिफ हो रही है, या फिर देयर इज पेन इन योर पाम हैंड्स, और या फिर बैलेंस लॉस हो रहा है, लाइक इजीली बैलेंस नहीं कर पा रहे बॉडी को, आप अच्छे से सोच नहीं पा रहे, समथिंग विद योर ब्रेन कॉग्निटिव फंक्शन, आपकी मूड बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज हो रहा है, कभी खुश हो, कभी इरिटेट हो रहे हो, समथिंग लाइक दिस। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। मतलब नेक्स्ट डिसेबिलिटी पे जाएं। नेक्स्ट हमारी डिसेबिलिटी है स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी। So it is a permanent disability arising out of conditions such as laryngectomy, if I am right, then aphasia affecting one or more components of speech and language due to organic or neurological causes. So ये permanent disability है जो किसकी वजह से rise होती है, laryngectomy और aphasia, जो स्पीच और लैंग्वेज के क्या दो कंपोनेंट्स को अफेक्ट करता है, किसकी वजह से, ऑर्गेनिक या न्यूरोलॉजिकल कॉजेस। इसके बारे में देखते हो और इन्फॉर्मेशन मुझे मिलती है तो इसमें काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी इज अ कम्युनिकेशन डिसऑर्डर दैट अफेक्ट्स अ पर्सन्स एबिलिटी टू स्पीक, अंडरस्टैंड और यूज लैंग्वेज। यानी कि कौन सी एरिया को ये हैम्पर करता है, हमारी बोलने की क्षमता, हमारे समझने की क्षमता, और जैसे लैंग्वेज हम यूज करते हैं हिंदी, इंग्लिश, व्हाटएवर इट इज, उसको अच्छे से नहीं बोल पाना, तो उससे रिलेटेड है। और ये क्या क्या इंक्लूड करता है, आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर्स, लैंग्वेज डिसऑर्डर, वॉइस डिसऑर्डर,
दे रखा है यहाँ पे स्पीच डिसऑर्डर के अंदर आर्टिकुलेशंस में, जैसे फॉर्मिंग स्पीच साउंड्स, फोनोलॉजिकल में इट्स अगेन लाइक स्पीच साउंड्स ओनली। देन डिसफ्लुएंसी इज लाइक रिदम और फ्लो ऑफ स्पीच सच एज स्टटरिंग। स्टटरिंग मतलब जैसे बीच बीच में हकलाते से नहीं, जैसे कोई एक वर्ड हो गया है उसको क्लियरली नहीं बोल पा रहे, लाइक उस पर रुक जाते हैं, जैसे इफ आई एम सेइंग डॉग तो वो डी पे लाइक बहुत ज्यादा फोर्स डालेंगे, डी लाइक समथिंग लाइक दिस, सो इट्स लाइक दे आर नॉट एबल टू फ्लुएंटली स्पीक। देन वॉइस डिसऑर्डर इज रिलेटेड विद द पिच, द वॉल्यूम, क्वालिटी ऑफ द वॉइस। फिर लैंग्वेज डिसऑर्डर फर्स्ट अपीयर इन चाइल्डहुड एंड कंटिन्यू टू चेंज एज अ चाइल्ड ग्रोस। मतलब जब बच्चा बहुत छोटा होता है तो तब से, जब बच्चा, ये लैंग्वेज डिसऑर्डर कब से शुरू होता है, जब बच्चा बहुत छोटा होता है, ठीक है, तो तभी से स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। फिर ये जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है तो ये भी बढ़ता जाता है। एक्सप्रेसिव लैंग्वेज डिसऑर्डर इज लाइक एक्सप्रेसिंग वनसेल्फ, लाइक ये भी एक है कि द चाइल्ड whosoever it is not able to express his thoughts, her opinions, तो वही है ये चीज। रिसेप्टिव एक्सप्रेसिव लैंग्वेज इज डिफिकल्टी अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सप्रेसिव वनसेल्फ थ्रू लैंग्वेज, लाइक समझ नहीं आ पाता और नहीं वो एक्सप्रेस कर पाते। अगेन वही है कि मतलब जो दूसरा इंसान बोल रहा है उसको वो समझ नहीं पा रहा है। एक्सप्रेसिव इज सिंपल, लाइक आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। रिसेप्टिव एक्सप्रेस में मतलब आप समझ नहीं पा रहे हो एंड देन यू आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस, ठीक है। फिर इसमें कॉजेज है जैसे क्लेफ्ट लिप और पैलेट, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी, हियरिंग लॉस, प्रीमेच्योर बर्थ, लो बर्थ वेट, जेनेटिक डिसऑर्डर्स, दिस ऑल कम्स अंडर द लैंग्वेज एंड स्पीच डिसऑर्डर्स। के इमेजेस देख लेते हैं, आई गेट समथिंग, सी यहाँ पे जैसे सिखा रहे हैं उनको बोलना, इट्स लाइक दैट ओनली। इसको भी देख सकते हो, सिम्टम्स कोई वही चीज है, आप पढ़ लेना, लाइक लिमिटेड वोकैबुलरी, नॉट एबल टू अंडरस्टैंड स्पोकन लैंग्वेज, यू आर फेसिंग ट्रबल इन रीडिंग एंड राइटिंग, स्पेलिंग, ग्रामर, then you are repeating the same words, then you are not able to use the words in speech, like this all comes under the language disorder, ठीक है। now we will move to next disability। okay, so next we have thalassemia। इसको भी शायद मैंने स्टार्टिंग में गलत प्रोनाउंस किया था, तो इट्स thalassemia, इसमें शायद से h की साउंड नहीं आती है, thalassemia। so it's a genetically inherited blood disorder, ये blood का disorder है। अब आगे बढ़ते हैं क्या है। it is characterized by the production of less or abnormal globin, hemoglobin, like जो हमारा hemoglobin होता है वो या तो कम होता है या फिर बहुत abnormal सा होता है, like it's not healthy, right। इट्स और हीमोग्लोबिन क्या होता है, इट्स अ प्रोटीन फाउंड इन द रेड ब्लड सेल्स व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी। अगर वो बहुत ही कम है और एब्नॉर्मल है तो फिर क्या होगा कि इट विल लीड टू अ ब्लड डिसऑर्डर नेम एज थैलेसीमिया। When hemoglobin is responsible for carrying oxygen around in their bodies, like it's important because it is actually responsible for carrying oxygen and transferring to your each body part, so it's very important। Then thalassemia results in a large number of red blood cells being destroyed, which leads to anemia। so इसकी वजह से क्या होता है जब बहुत सारे लार्ज ब्लड सेल्स जो हमारे होते हैं वो जो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो उसकी वजह से अनीमिया होता है। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ अनीमिया पर्सन अफेक्टेड विद थैलेसीमिया विल हैव पेल स्किन। तो इसकी वजह से क्या होगा, जिसको ये कंडीशन है उसकी स्किन बहुत पेल होगी, बहुत स्ट्रेस में, बहुत फटीग में, और यूरिन का कलर बहुत डार्क होगा, लाइक एकदम बिल्कुल डार्क येलो, व्हिच इज नॉट हेल्दी। मैं इसकी डायग्राम दिखा देती हूँ फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सी दिस इज द कंडीशन ऑफ थैलेसीमिया, इसमें एकदम एक्सट्रीम वाला बताया हुआ है शायद, ये अल्फा थैलेसीमिया है। सो यू आर नोटिसिंग वन कॉमन थिंग कि सबकी स्किन जो है बहुत डल सी है, बहुत पेल टाइप है, सो इट्स अ कंडीशन ऑफ थैलेसीमिया। आप खुद भी देख सकते हो घर पे, ठीक है। सी यहाँ पे अच्छे से बता रखा है कि इट्स नॉर्मल, लाइक यू हैव रेड ब्लड सेल्स, यू हैव व्हाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट, ये सब नॉर्मल है। थैलेसीमिया में क्या होता है कि जो रेड ब्लड सेल्स होती है वो डिस्ट्रॉय होनी शुरू हो जाती हैं, सो दैट कॉजेस द थैलेसीमिया कंडीशन। आई होप इट्स क्लियर। अब हम पढ़ेंगे हीमोफीलिया के बारे में। इट इज आल्सो अ ब्लड डिसऑर्डर बट इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द लैक ऑफ ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स। वो थैलेसीमिया हमारी रेड ब्लड सेल्स की डैमेज होने की वजह से होता है, और ये हमारा लैक ऑफ लाइक ब्लड क्लॉटिंग जो प्रोटीन्स हमारे उसकी कमी की वजह से होता है हीमोफीलिया। सो इन द एब्सेंस ऑफ दीस प्रोटीन्स ब्लीडिंग गोज ऑन फॉर अ लॉन्गर टाइम देन नॉर्मल। इसकी वजह से क्या होता है, जो ब्लीडिंग होती है वो जितना लाइक एक नॉर्मल कंसीडर किया जाता है रेंज, उससे ज्यादा होती है। इट्स ऑलवेज अकर इन मेल। तो मैंने बोला कि ये जो कंडीशन है सबसे ज्यादा हमेशा मेल्स में ही पाई जाती है, और जो कि उनको मिलती है उनकी मदर से। और जो फीमेल्स हैं उनको बहुत ही रियरली अफेक्ट करता है हीमोफीलिया, लाइक उनको होता ही नहीं है, या फिर अगर होता भी तो बहुत कम ऐसा कि अगर फीमेल्स में मिलता है, जनरली ये मेल्स में ही होता है। लेट्स सी अगर इसका कोई डायग्राम मिलता है मुझे। आप यहाँ पे देख सकते हो, इसमें दे रखा है हीमोफीलिया की, ये कुछ नील जो पड़ जाते हैं ना हमारे, कुछ उस टाइप का सा है। फिर हमारी नेक्स्ट है सिकल सेल डिजीज। सिकल सेल डिजीज इज अ ग्रुप ऑफ ब्लड डिसऑर्डर दैट कॉजेज रेड ब्लड सेल्स टू बिकम सिकल शेप्ड, मिसशेपन एंड ब्रेक डाउन। इसको ये एक डायग्राम की मदद से समझते हैं। सी हियर इट इज, दिस इज अ सिकल सेल। तो यहाँ पे जो हमारा नॉर्मल रेड ब्लड सेल है वो कैसा फॉर्म में आ जाता है, सिकल शेप में आ जाता है, और इस कंडीशन को बोलते हैं सिकल सेल डिजीज, ठीक है। इससे क्या हो जाता है, रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं वो सिकल शेप के हो जाते हैं, लाइक समथिंग लाइक दिस, ऐसा कुछ बेंड ओवर टाइप, राइट, वेट, ऐसे और ऐसे कुछ इस तरीके से बेंड होके वो सिकल शेप में आ जाता है, मिसशेपन एंड ब्रेक डाउन। सो दिस द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ सच मिसशेपन आरबीसी इज रिड्यूस सिग्निफिकेंटली। तो जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होती है वो बहुत कम हो जाती है, एंड इट इज अ जेनेटिकली ट्रांसफर्ड डिजीज, लाइक इनहेरिटेड डिजीज होती है ये, लाइक उनके फैमिली में किसी को थी तो फिर हो गई उनको भी। एंड इट कंटेन्स अ प्रोटीन कॉल्ड हीमोग्लोबिन, हमने ऊपर भी पढ़ा था, दिस प्रोटीन दैट बाइंड्स ऑक्सीजन कैरिड टू, ये भी हमने ऊपर पढ़ा था। और सो ये देखो इसके सिम्पटम्स देख लो आप सिकल सेल डिजीज के एक बार। जैसे नॉर्मल रेड ब्लड सेल्स हमारे राउंड होते हैं, सिकल सेल में क्या होता है कि वो लाइक जैसे भी मैंने डायग्राम बना के दिखाया था उस तरीके से वो बेंड हो जाते हैं। और इसके सिम्टम्स क्या है, पेन अफेक्ट्स योर चाइल्ड्स चेस्ट, बैक, लेग्स, आर्म्स मोस्ट ऑफन, लाइक हाथ हो गया, पैर हो गए, बैक हो गया, चेस्ट एरिया हो गया। फिर स्वेलिंग होती है, इन्फ्लेमेशन होते हैं जॉइंट्स पे, बहुत ही लाइक दर्द होता है स्वेलिंग्स पे, ठीक है। तो दिस कम्स अंडर द सिकल सेल डिजीज। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द मल्टीपल डिसेबिलिटीज इंक्लूडिंग डेफ एंड ब्लाइंडनेस। मल्टीपल डिसेबिलिटीज नाम से ही पता चल रहा है कि एक से ज्यादा डिसेबिलिटीज, ठीक है। जैसे 2 और मोर डिसेबिलिटीज, लाइक एक साथ हो जानी, कोई 2 डिसेबिलिटीज एक साथ, जैसे यहाँ पे डेफ और ब्लाइंडनेस के बारे में बताया कि सुनाई भी नहीं देता और दिखाई भी नहीं देता, तो इट्स कम्स अंडर द कैटेगरीज मल्टीपल डिसेबिलिटीज। सो दीस डिसेबिलिटीज कुड बी कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ मोटर एंड सेंसरी नेचर। लेट मी सी अगर मुझे इस पे कोई और इन्फॉर्मेशन मिलती है। जैसे इसमें दिया है कि मल्टीपल डिसेबिलिटीज refers to the presence of 2 or more disabilities in the same person affecting their ability to learn, communicate, perform daily activities. These disabilities can be combination of, जैसे हमने अभी पढ़ा था ना, motor, sensory, तो इसमें it's a combination of physical, sensory, cognitive, neurological impairments, यानी कि एक से ज्यादा डिसेबिलिटी हो रखी है और इसकी वजह से वो याद नहीं कर पा रहे हैं, कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, अपनी रोजमर्रा की जो चीजें उनको परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। जैसे इसमें एग्जांपल दिया ब्लाइंडनेस के साथ साथ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी which is affecting both your vision and the cognitive abilities. Then cerebral palsy with hearing loss impacts movement and communication. फिर autism with ADHD, challenges in social interaction and attention regulation.
दे रिक्वायर इंडिविजुअलाइज सपोर्ट इंक्लूडिंग असिस्टिव टेक्नोलॉजी, थेरेपी, स्पेशल एजुकेशन सर्विसेज। तो इस पे आप और भी देख सकते हो मेरी तरफ। वाली डिसेबिलिटी समझ आ गई होगी आपको। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे एसिड अटैक विक्टिम्स। ठीक है, इसमें इस तरह का है, इट मीन्स अ पर्सन डिसफिगर्ड ड्यू टू वायलेंट असॉल्ट्स बाय थ्रोइंग एसिड और सिमिलर कोरेसिव सब्सटेंस। लाइक हमने ऐसे काफ़ी केसेस देखे हैं कि काफ़ी जो लोग होते हैं वो मतलब मोस्टली फीमेल्स के मुंह पर क्या है एसिड मार देते हैं, जिसकी वजह से उनका जो पूरा फेस होता है वो जल जाता है, डिसफिगर हो जाता है। यू कैन सी हियर यहाँ पे कितने सारे केसेस हैं, मोस्टली वुमेन्स हैं लाइक जिन पे एसिड्स फेंके जाते हैं। तो दीज आर दी एसिड अटैक विक्टिम्स। और ये देखिए एक मूवी भी थी बेस्ड ऑन दिस गर्ल लक्ष्मी अग्रवाल। तो यही है, आप देख सकते हो। नेक्स्ट वी विल स्टडी पार्किंसंस डिजीज। पार्किंसंस डिजीज इज अ सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर व्हिच अफेक्ट्स द मूवमेंट। क्या अफेक्ट करता है, हमारी मूवमेंट को अफेक्ट करता है। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द ट्रेमर्स एंड स्टिफनेस। इट इज अ प्रोग्रेसिव डिजीज, यानी कि समय के साथ साथ ये और बिगड़ती जाती है। देयर इज नो क्योर अवेलेबल, अभी फिलहाल इसका कोई क्योर नहीं है। तो ये हमारी लास्ट डिसेबिलिटी थी, मैं इसका भी आपको डायग्राम दिखा देती हूँ। सी इसमें एग्जांपल दिया हुआ है, स्टूड पोस्चर मतलब बेंडिंग टाइप सा, बैक रिजिड हो जाती है, फ्लेक्स्ड एल्बो रेस्ट, ट्रेमर्स इन लाइक, ट्रेमर्स मतलब ऐसे स्लाइटली वो शिवर से करते हैं, लड़खड़ाते हैं, फिर शफलिंग शॉर्ट स्टेप्ड गैट, स्लाइटली फिक्स्ड फ्लेक्स्ड नीज हिप्स, हैंड ट्रेमर्स, हाथ भी कांपते हैं, रिड्यूस्ड आर्म स्विंग्स, फॉरवर्ड टिल्ट ऑफ ट्रंक, मास्क्ड फेस। तो ये सब हमारे किसमें पार्किंसंस डिजीज के सिम्टम्स में है। आप घर पे देखोगे तो और भी आपको मिल जाएंगे। तो मोस्टली ये कि ट्रेमर होता है, लाइक शिवर करते हैं हैंड्स, ये चीज़ है। ठीक है, सो हमारे यहाँ तक हो गई 21 डिसेबिलिटीज। नाउ यहाँ पे मोस्टली एक क्वेश्चन पूछते हैं कि वी आर टॉकिंग अबाउट द बेंचमार्क डिसेबिलिटीज, राइट? लेकिन बेंचमार्क डिसेबिलिटीज होती क्या है हमारी? Like we often heard this terms when we give exams की only those physical disabled persons are allowed to मतलब जो भी उनका क्राइटेरिया होता है मतलब उन्हीं को ही बोला जाता है फिजिकल डिसेबल, जो कि इन बेंचमार्क डिसेबिलिटीज की कैटेगरी में आते हैं। बट बेसिकली व्हाट डज दिस मीन? बेंचमार्क डिसेबिलिटी का मतलब क्या होता है? सो इट मींस लाइक दे आर हैविंग एटलीस्ट 40% डिसेबिलिटी ऑफ एनी टाइप। एनी टाइप मतलब जो भी हमने ऊपर पढ़े हैं उनमें से कोई भी टाइप का रिकॉग्नाइज्ड अंडर द आरपीडीडब्ल्यूडी एक्ट। आरपीडीडब्ल्यूडी एक्ट ने हमारी 21 बेंचमार्क डिसेबिलिटीज बताई अभी तक जो हमने पढ़ी हैं शुरुआत में। तो उसमें एटलीस्ट कम से कम 40% अगर डिसेबिलिटी है तो हमारे बेंचमार्क डिसेबिलिटी की कैटेगरी में आता है। अब एक छोटा सा रिकैप ले लेते हैं हम कि हमने कौन कौन सी डिसेबिलिटीज पढ़ ली हैं। पहली हमने पढ़ी थी, याद हो अगर आपको, ब्लाइंडनेस। फिर पढ़ा था हमने लो विजन, कम दिखता है। फिर पढ़ा था लेप्रोसी, क्योर्ड पर्सन, हियरिंग इम्पेयरमेंट, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, ड्वार्फिज्म, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, मेंटल इलनेस, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, सेरेब्रल पॉल्सी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी, थैलेसीमिया, हीमोफीलिया, सिकल सेल डिजीजेस, मल्टीपल डिसेबिलिटीज इंक्लूडिंग डेफ ब्लाइंडनेस, एसिड अटैक विक्टिम्स, पार्किंसंस डिजीज। तो ये हमारी क्या थी? 21 डिसेबिलिटीज थी। आई होप ये क्लियर हो गई होंगी आपको।